वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपने आप की, अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंट फैक्टर्स इन योर एनवायरमेंट which affects the different types of habitat। ठीक है, ये क्या है ये हम समझते हैं, पर उससे पहले मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज करवाऊंगी। और अगर आप IITN या नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं और IITN बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोलती हूँ, इसका मेंबर खुद हूँ, तो मैं इतनी मेहनत से खुद पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं इतने सारे डॉक्टर बनाए, तुम्हें क्यों नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो इससे पहले अगर हम ये शुरू करने वाले हैं ये वाला टॉपिक, तो पहले हमको थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अपने को लास्ट क्लास का रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इकोलॉजी क्या होती है, इसकी डिस्कवरी, इसके तामझाम, क्लियर है, ये अपना डिस्कस हो गया है। फिर अपन लोगों ने क्या किया है, इसका पूरा हायरार्की पढ़ ली है। ठीक है, हायरार्की, ठीक है, हम लोगों ने पूरी हायरार्की पढ़ी कि कैसे होता है, क्या ऑर्गेनिज्म, क्या पॉपुलेशन मेंटेन। फिर हमने डिफरेंट प्रकार के बायोम्स पढ़े, क्लियर है, ये क्लियर हुआ। तो ये हमने पिछले 2-3 क्लासेस में ये वाले टॉपिक्स को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेगा, बायोम्स में हम लोगों ने बात किया कि डिफरेंट प्रकार के जो बायोम्स होते हैं, ऊपर डिफरेंट प्रकार के बायोम्स जो है वो आपके पूरे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। पर अगर हम किसी एक बायोम की बात करें तो उसका टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है, ये बायोम्स किससे मिलकर बना है बच्चों, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब अगर इस बायोम में फलाना ऑर्गेनिज्म को रहना है या किसी प्लांट को रहना है, तो भैया अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है, ये बेचारा बहुत वो है, खुश है कि मैं यहाँ रहूँगा, अगर इसको यहाँ पे रहना है बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे लल्ला, इनको हम क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा एडाप्टेशन। क्या करना पड़ेगा, एडाप्टेशंस। क्लियर है, क्या करने पड़ेंगे, एडाप्टेशंस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आप ध्यान से समझिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर बायोम में रहना है, ठीक है, तो उसे अडेप्टेशन करना पड़ेगा। पढ़ेंगे हम लोग कैसे अडेप्ट करेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी बायोम में रहना है तो उसे 2 चीज़ अफेक्ट करती हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर बायोम में रहना है, किसी प्लांट को वहाँ उगना है, तो 2 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे किसी स्पीशीज़ को वहाँ रहने के लिए, वो है 2 प्रकार के। पहला है बच्चों क्या, बायोटिक फैक्टर। पहला क्या है बच्चों, बायोटिक फैक्टर, अभी समझा रही हूँ। पहला है बच्चों बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। आई होप कि कल मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप बहुत छोटा छोटा लिखती हैं, मैम कुछ दिखता नहीं। आई होप आज बड़ा बड़ा लिखी हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि हमेशा जो है एक ही अर्थ में बहुत सारे बायोम पाए जाते हैं। हर एक बायोम का जो है कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। डेजर्ट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा, वहाँ कैक्टस उगेगा, कैमल पाए जाएंगे, कंगारू रैट पाए जाएंगे, तो वो वहाँ का बायोम है। ठीक है, नाउ अब किसी भी बायोम में रहने वाली स्पीशीज को 2 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला है उसका एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है उसका बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर कौन होता है बच्चों, बायोटिक फैक्टर के अंदर हमेशा आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या आते हैं बच्चों, बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, और एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो है आपके एबायोटिक चीजें आती है, विंड, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने ये डिस्कस करना है। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे आज की कक्षा में, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर बायोम में रहने के लिए जो है फेवर करते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे सॉइल है, अगर सॉइल रेतीली है तो वहाँ कैक्टस उगेगा, सॉइल अगर काली है तो वहाँ गेहूं उगेगा, बारिश अगर ज्यादा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगा, अगर बारिश कम है तो ग्रीनलैंड बनेगा, बारिश बहुत कम है तो डेजर्ट बनेगा। क्लियर है, तो ये एबायोटिक फैक्टर का बेटा बहुत 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 बड़ा रोल होता है वहाँ पर नई हैबिटेट को ग्रो करवाने में। व्हाट इज द हैबिटाट, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज हैबिटाट। मेरा हैबिटाट है रेन, तो मैं ऑर्गेनिज्म लिविंग इन टू द पर्टिकुलर रेन इज कॉल्ड एज हैबिटाट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही रहता है वो उसका कहते हैं हैबिटाट। और ये जो हैबिटाट हम डेवलप कर रहे हैं ये डिपेंडेंट होती है इन 2 चीज़ों पे।
पे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ पर जितने रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन है और हमें उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है। क्लियर है? सो हैबिटेट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। ठीक है, कैसा हैबिटेट बनेगा? इट डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, वन इज बायोटिक फैक्टर एंड वन इज एबायोटिक फैक्टर। मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे आंखों के तारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, चलो बच्चों, आई नो कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है बच्चों, ठीक है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्चुअली तुमको पता है कि स्लाइड भी ला सकती हूँ और स्लाइड इसीलिए लेके भी आती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आता, इसीलिए प्रॉपरली मैं स्लाइड बनाती हूँ, प्रॉपरली साइड बनवाती हूँ इमेजेस के साथ, प्रॉपरली मैं एनसीईआरटी लगाती हूँ। ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो कहीं से कान तो पकड़ में आए, पर जब कान में पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ना, उसको छोड़ना मत। हमेशा मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी, आपको पता है कि वही चीज़ स्लाइड में लिखी रहती, पर आपके मन के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को एनसीईआरटी की किसी भी शब्द, किसी भी लाइन, किसी भी अक्षर में डाउट ना हो। और मुझे नहीं लगता बच्चों की इंडिया में, मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है उसको 100% नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। अगर मैंने बोला कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैं विद प्रूफ बताती हूँ कि बेटा देखो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हर क्लास के टॉपिक के एंड पे आपको एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ाती हूँ। समझ आ रही है इतनी बात? तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो वी हैव स्लाइड, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं एबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट द हैबिटेट। ठीक है, एक कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को वहां ग्रो करने के लिए सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं लिख दिया था क्या यार? नहीं लिखा था। चलो, अब हम आज बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। क्लियर है? मैं आपको एक एक करके डिटेल अलग अलग क्लास में बताऊंगी। ठीक है, छोटे लेक्चर बनते हैं तो तुमको मैंने देखा है कि देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा इंटरेस्ट। बड़े बड़े लेक्चर देखते नहीं तुम, है चतरे हो, बड़े हैं चतरे हो, मैम से चतरे बन रहे हो। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। पहला एबायोटिक फैक्टर होता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। डन है? ठीक है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर है एडेफिक फैक्टर। ठीक है, एडेफिक फैक्टर। ठीक है, तीसरा एबायोटिक फैक्टर है जिगर के टुकड़ों कौन सा, टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में रह रहा है, कोई भी प्लांट किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढला हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर आप देखें तो ये बहुत लंबे लंबे से होते, बड़े लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियां ना ऊपर लगती हैं। ठीक है, अब इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नीचे और भी प्लांट लगते हैं जिनमें हम नीश के बारे में पढ़ेंगे, वो छोड़ो। अगर यही मैं बोलूँ कॉनिफर जो है प्लांट्स के बारे में, तो कॉनिफर पॉइंटेड होते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है। तो आपने पहला आपका जो वेजिटेशन है, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पाए जाएंगे, सबसे पहले तो वो देखेंगे, ओ हो यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, ओ हो यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, ओ हो यहाँ का रेनफॉल ऐसा है। पहले वो देखते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। कुछ सालों के बाद, कुछ हज़ार सालों के बाद ऐसा होता है कि वहाँ एक नया हैबिटेट ही बन जाता है, एक नया वेजिटेशन होने लगेगा, नए प्रकार के एनिमल्स बनने लगेंगे। तो नए प्रकार का वेजिटेशन होना वहाँ पे, नए प्रकार का प्लांट्स बनना, ये डिपेंड करता है, नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनना डिपेंड करता है पहला क्लाइमेटिक फैक्टर में। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जो रोल प्ले करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। दूसरा है बच्चों वाटर। ठीक है, और तीसरा है लाइट। तीसरा है बच्चों लाइट। तो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर। आपने पढ़ा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके टेम्परेट जो है फॉरेस्ट आएंगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे। टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेट कॉनिफरस प्लांट आएंगे और टिंड्रा प्रदेश के जो है मॉसेस आएंगे। लाइट का भी ऐसा होता है, लाइट के साथ भी ऐसा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, वो बड़े लंबे लंबे होते हैं और वहाँ पर क्या होती है, उनको प्रॉपरली लाइट मिल रही होती है, तो वो बड़े, वो ना अपनी लीफ जो है वो पूरी एनर्जी किस पे लगा देते हैं, अपना लंबा होने में। ठीक है, और ऊपर जाके अपना पूरा लीफ देते हैं। अब नीचे जब आते हैं तो उनके शेडो के नीचे जो होती है लाइट कम
पहुंचती है, इसलिए उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, पर लीफ उनकी बड़ी बड़ी रहती हैं। क्लियर है। फिर उन्हीं के शैडो के नीचे और छोटे प्लांट्स रहते हैं जिनको और कम लाइट मिल पाती है, तो वो क्या बना लेते हैं, अमरबेल, पिचर प्लांट वगैरह बनने लगते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सिर्फ लंबे लंबे ही प्लांट रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हमको हर रेंज के प्लांट मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। जिसको जितनी ज़्यादा लाइट मिलेगी उतनी एनर्जी मिलेगी, वो सारी एनर्जी अपनी किस में लगा देगा कि मैं लंबा हुआ जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, जिसको जितनी कम लाइट मिलेगी उसका हाइट उतना कम होगा, क्योंकि उसके पास ग्रो होने के लिए एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट हाइट्स ऑफ प्लांट जो उग रहे हैं वो डिपेंड कहीं ना कहीं लाइट पे तो कर ही रहे हैं ना, ठीक है। अब बात आती है वाटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिसको जितना वाटर मिलता है वो उतना जो है बड़े बड़े तने बना लेता है, जिसको जितना कम पानी मिलता है वो छोटे बना लेता है। सेम कंडीशन विद टेम्परेचर। समझ में आ रही बात। तो जो ऊपर रहेगा हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर भी बहुत वेरी होता है। जितने भी अलग अलग प्रकार के बायोम्स बने हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन तो आपने देखा ही उसमें। तो आपने ये समझा कि अर्थ में पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के बायोम्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करते हैं कि टेम्परेचर रहेगा, अगर इतना रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं मर जाएंगे, ठीक है। अब आता है एडिफिक फैक्टर। एडिफिक फैक्टर मतलब होता है सॉइल, ठीक है। कोई भी वेजिटेशन अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है बच्चों की वहाँ की सॉइल कैसी है। सपोज दैट अगर मैं बात करती हूँ किसकी, डेजर्ट की, तो डेजर्ट की सॉइल कैसी। हर बार डेजर्ट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि डेजर्ट जो है बहुत ही कॉमन है और लोग उसके बारे में जानते हैं कि हाँ ऊंट आएगा, कंगारू रैट आएगा, कैक्टस आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं बात करूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं। अगर मैं बात करूं डेजर्ट बायोम की, अगर मैं डेजर्ट बायोम की बात कर रही हूँ तो उसकी सॉइल रेतीली है बेटा, और रेतीली सॉइल में क्या ही उगाएगा तुमको कैक्टस जो है कहानी बनेगी। तो सॉइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी वेजिटेशन के आने में। अगर आपके पास बढ़िया सॉइल है तो आपके पास गेहूं अच्छा उगता है, ठीक है। अगर आपके पास रेतीली सॉइल है तो कैक्टस होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर मार्शी दलदली जो है गीली गीली सॉइल्स आपको दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये कि कोई भी वेजिटेशन अगर उस पर्टिकुलर बायोम में जो है उग रहा है तो वहां पर बहुत बड़ा रोल जो है आपकी सॉइल की क्वालिटी का भी है। नेक्स्ट आते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये है आपका फिजिकल फैक्टर ऑफ अर्थ बच्चों, ठीक है। फिजिकल फैक्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो ध्यान से, फिजिकल फैक्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। फिजिकल फैक्टर ऑफ अर्थ मतलब कि अर्थ का एल्टीट्यूड क्या है भैया। अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहोगे तो आप टुंड्रा बन जाओगे, ठीक है, टुंडुन करोगे, ठीक है। आपका मतलब बेसिकली अर्थ का सरफेस कैसा है, अर्थ जो है ज़्यादा हम इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब जो फैक्टर जो हैबिटेट को इफेक्ट करते हैं वो कहलाता है टोपोग्राफिक फैक्टर। सो बेसिकली ये मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके हैबिटाट को। तो आपने ये जो अलग अलग बायोम्स बने हैं ना बच्चों, ये इन्हीं फैक्टर्स के आधार पे बने हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ कि जो बायोम अर्थ में बने हुए इतने सारे, ये क्यों बने, क्योंकि वहाँ के ये सारे फैक्टर अलग अलग थे, इसलिए वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के ऑर्गेनिज्म ने उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला और वो उस प्रकार के बायोम बना लिए, ठीक है। ये कहानी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। चलिए अभी हमको यही पढ़ना है, ये वाला पूरा जो नेक्स्ट के कुछ लेक्चर्स में एबायोटिक फैक्टर्स ही के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, कमान। देखिए, सो एबायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी प्लांट को का जो हैबिटाट होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के बारे में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। एबायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड द क्लाइमेटिक, एडिफिक एंड ट्रोपोग्राफिक फैक्टर, यही मैंने आपको बताया। क्लाइमेटिक के अंदर आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड। एडिफिक के अंदर आता है सॉइल। टोपोग्राफिक के अंदर आता है वो सारे फैक्टर्स जो आपकी अर्थ की जो है सुंदरता बताते हैं, जैसे कि स्लोप क्या है अर्थ का, एल्टीट्यूड क्या है अर्थ का, ठीक है, सरफेस का बिहेवियर कैसा है। जैसे यहाँ सूखा है तो प्लांट आपको ऐसे दिख रहे हैं, यहीं पर एक बायोम ऐसा है जहाँ पे सॉइल अच्छी थी तो वेजिटेशन अच्छा हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अमंग्स दीज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, सम ऑफ द की कॉम्पोनेंट दैट लीड to so much variation in the physical and chemical condition of different habitats, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये जो की कंपोनेंट्स हैं इनके बदलने पर आपका वेजिटेशन, आपके ऑर्गेनिज्म उस जगह के बदल जाते हैं। समझ में आ रही बात, ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्या लगा दिया
ठीक है, तो आपका ये सारी चीज़ें बदलती हैं तो वेजिटेशन बदल जाता है। तो मेजर की जो आपके एबायोटिक फैक्टर हैं, जो हैबिटाट, ये ऐसा भी लिखना चाहिए, आप कॉपी में ऐड कर लेना कि एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट, ठीक है, क्या है ये, क्या है मेजर की फैक्टर जो है हैबिटाट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला वाटर, रेनफॉल आपने देखा, टेम्परेचर, लाइट एंड सॉइल, और इसमें भी आ जाएगा आपका और क्या आ जाएगा आपका क्लाइमेटिक, रेन लिखा क्या, हाँ वाटर में आ जाएगा रेन। ठीक है, चलिए हैबिटाट क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, ये मैंने आपको बता भी दिया। Habitat includes biotic component, variety of pathogen, parasite, predators constitute the biotic component of habitat. Habitat का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। क्लियर मेरी बात मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, क्लियर हुई इतनी बात? किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो है उनका हैबिटाट। क्लियर है, समझ में आ गई बात? हैबिटाट के अंदर हम हर प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जैसे कि कौन से पैथोजन रह रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पैथोजन है, इसका हैबिटाट जो है वो है गंदा पानी, तो गंदे पानी में पैथोजन होता है। इसी के अंदर हम पैरासाइट्स भी होते हैं उसी हैबिटाट में, प्रीडेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो है उनका हैबिटाट। ठीक है, दे इंटरैक्ट कोस्टल विद द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर रहकर वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो समझते हैं, ओके ये है कॉनिफर, देखो ये है कॉनिफर फॉरेस्ट, कोन जैसा है, ये बढ़िया डायग्राम है यार। अगर किसी को देखना है कि कौन से प्लांट कैसे उगते हैं तो आप देख सकते हो। आज देखो कॉनिफर कैसा था, कोन वाला, डेसिडुअस कैसा है, नॉर्मल वाला। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड कैसे हैं, जहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन है, बीच बीच में ग्रासलैंड है। ठीक है, टुंड्रा कैसा है, कोई वेजिटेशन नहीं। हॉट डेजर्ट में कैक्टस दिखेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऊपर ऊपर प्लांट, नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर जाके उग रहे हैं वो। ठीक है, पोलर में बिल्कुल नहीं दिखा। सवाना देखो कैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बता रही हूँ मैं कि किसी भी अब मैंने बोला कि बताओ कि डेजर्ट का हैबिटाट क्या है, तो डेजर्ट में हैबिटाट क्या है, डेजर्ट में कैक्टस है, रैट है, कंगारू रैट है और कैमल है, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब का हैबिटाट क्या है, वो रेगिस्तान। ठीक है, समझ में आई बात? और इंटरेक्शन कैसा भी हो सकता है, इंटरेक्शन भी इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। इंटरेक्शन बच्चों कैसा भी हो सकता है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन लाइक सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, बहुत प्रकार के इंटरेक्शन हैं जो किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में हो रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हो रहे होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब मैं बात करती हूँ इकोलॉजिकल नीश के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है ये हम समझते हैं। इकोलॉजिकल नीश का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ हमेशा एक ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते, एक ही प्रकार का वेजिटेशन नहीं रहता। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मान लो कि ये सब हैं आपके जो है बर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली पानी में रहते हैं। अब पानी में सिर्फ फ्लेमिंगो जो है अपना खाना नहीं लेती पानी से, डक्स भी वही होती हैं, एवोसेट्स भी होते हैं, ऑयस्टर भी होते हैं, पॉवर्स भी होते हैं, सब होते हैं वहीं पे। पर बात यह है कि उस पूरे पानी में सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है कि नहीं है? भैया तुम सुनो मेरी बात सुनो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को सीखने से पहले आपको एक चीज सीखनी है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों नीश। क्या होता है नीश, आइए समझते हैं। पहले हिंदी में समझते हैं, फिर अंग्रेजी में समझते हैं और फिर डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। आओ देखो क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी एरिया की बात कर रहे होते हैं, समझना बात को, जब भी हम किसी एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म नहीं रहते मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते कि नहीं रहते? बोलो बोलो बोलो। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स की कमी नहीं है, पर सब अपना अपना रिसोर्स यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पर सरवाइव करते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूटिलाइज करके उस जगह पर बना हुआ है। उस लिमिटेशन को कि मैं बस यही खाऊंगा, उसे हम उस ऑर्गेनिज्म का नीश कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट का एक नीश होता है, वो वही खाना खाता है, वही एनवायरनमेंट में रहता है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? एक हमारे पास इकोसिस्टम है,
ठीक है। अब हर इकोसिस्टम में हर एक ही फूड सोर्स पर सब सारे ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंसी नहीं है बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर खाते कि नहीं खाते? तो हर्बीवोर्स का एक अलग नीश है। हर्बीवोर्स को कौन खा लेता है? कार्निवोर खा लेता है। पर कार्निवोर भी तो मेरे लल्लो बहुत सारे टाइप के होते कि नहीं होते? अब फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक के। स्नेक को कौन खा लेता है? हॉक या ईगल। तो भैया ईगल जो है वो डायरेक्टली फ्रॉग को भी खा सकती है। तो फ्रॉग जो है पर वो किसको खाता है? फ्रॉग किसको खाता है? फ्रॉग ग्रासहोपर को खाता है, ठीक है। फ्रॉग स्नेक को नहीं खा सकता। तो फ्रॉग का उस इकोसिस्टम में अपना एक नीश है, स्नेक का अपना एक नीश है, ईगल का अपना एक नीश है। तो नीश इज द पर्टिकुलर एरिया इनटू द इकोसिस्टम यूटिलाइज्ड बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर स्पीशीज और पर्टिकुलर प्लांट। समझ में आई बात? तो एक ही इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक नीश है। जैसे कि पूरी पॉपुलेशन, भैया मेरे घर में मेरा बेडरूम मेरा नीश है, मैं वहीं जाके सोऊंगी, वहीं जाके खाना खाऊंगी, जो करना है मैं वहीं करूंगी। तो मेरा नीश मेरे पूरे घर में क्या है? मेरा बेडरूम। मेरे यहाँ जो मेड आती है उसका नीश मेरे घर में क्या है? उस किचन, ठीक है। मेरे घर में जो टीवी है उसका नीश क्या है? उसका नीश है ड्राइंग रूम, हॉल। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपना एरिया, अपना खाना पीना होता है, वो आराम से उस खाने पीने को खाता है और उस इकोसिस्टम पे बना हुआ रहता है, और हम उस ऑर्गेनिज्म का उस एरिया को, उस खाने को उसका नीश कहते हैं। अब अगर बोलो कि शिप्रा मैम जाके किचन में सो जाओ, तो मेरे को किसी और नीश में भेजोगे तो मैं नहीं अच्छे से कंफर्टेबल रहूंगी। मुझे भैया मेरे बेडरूम में मेरे बेड पे नींद आती, मैं वहीं सोऊंगी। तो मेरा नीश क्या है? मेरा बेडरूम, मेरा बेड। समझ गए? क्लियर है? तो ये समझ में आया आपको? डन हो गई इतनी बात? नाउ अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नीश की कहानी जो है, देखिए क्या है। अब ये जो नीश है ये कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना कान खोल के। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ लंबे लंबे पौधे रहते हैं? तो ऐसा नहीं है लल्ला। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है? जो इक्वेटर के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश और ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पर अच्छे पेड़ होते हैं, वहाँ अच्छा वेजिटेशन होता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जाके पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये कहानी हो गई। अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पौधे लगते हैं ये एक्चुअली बहुत लंबे लंबे होते हैं। उनका जो कैनोपी होता है, कैनोपी मतलब जैसे बाल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो नीचे अगर ऊपर से देखोगे ना तो नीचे नहीं दिखता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम सनलाइट का यूज करते हैं, और वो ना उनका कैनोपी बड़ा रहता है, ऊपर बड़े रहते हैं, नीचे उनका स्टेम में पत्तियां नहीं आती। समझ रहे हो? तो नीचे स्टेम में पत्तियां नहीं आएंगी, ऊपर पूरा ऐसे कैनोपी, बड़े बड़े कैनोपी बने रहेंगे। क्लियर है? जब आप ऊपर से ऐसे झांक के देखोगे ना तो नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पूरी एनर्जी जो है अपने आप को लंबा करने में लगाए दे रहे हैं, तो इसलिए उनका ना नीचे कुछ भी, वैसे नीचे स्टेम में कोई पत्तियां नहीं दिखती, पत्तियां ऊपर ऊपर लगती हैं। क्लियर? ओके। पर अब इस कैनोपी ने क्या कर लिया है बच्चों? इस कैनोपी ने क्या कर लिया? पूरा फॉरेस्ट को ढक लिया। अब सन की जो लाइट है वो नीचे वाले पौधों पर नहीं अच्छे से जा पा रही है, तो नीचे वाले पौधों को कम एनर्जी मिलने की वजह से उनका हाइट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरी बात, बड़े बड़े पौधे खाने के लिए क्यों लड़ेंगे? तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े, उनको दूसरों से कम्पीट करना पड़ता है, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, खाना मैं लूंगा। क्लियर है? अब इनकी भी कुछ कैनोपी रहेगी, इनकी भी कुछ कैनोपी, मतलब उधर से जैसे तैसे लाइट आई तो इनने बीच वालों ने रोक ली। अब बीच वालों की कैनोपी ने नीचे वालों को नहीं जाने दिया, तो नीचे कौन से प्लांट हो गए? वो वाइन्स वाले जो ऐसे ना ऐसे लिपट जाते हैं, और आपके पिक्चर प्लांट हो गए, ठीक है, आपके इंसेक्टिसाइड वाले प्लांट हो गए। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एक ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन है, और हर वेजिटेशन का अपना नीश है। नीश का मतलब पर्टिकुलर, मैं यही इसी प्रकार का सनलाइट चाहिए, मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, मेरा शेप ऐसा होगा, मैं यही रहूंगा। दूसरे वाले को मुझे इतनी सनलाइट चाहिए, भाई अपना काम चल जाएगा, मुझे ये भोजन दे दोगे काम चल जाएगा। तीसरे वाले को मुझे सनलाइट चाहिए या नहीं, थोड़ा बहुत भी दे दोगे तो काम चल जाएगा, पर मेरी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि मेरे पास एनर्जी ही नहीं है। और अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मेरी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो जिसके पास जितनी एनर्जी थी उसने अपने आप को बढ़ा लिया। तो भैया उस नीश के लिए अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मेन प्लांट बनना है तो तुम्हारे पास सनलाइट अच्छी होनी चाहिए। मीडियम वालों के पास सनलाइट बिल्कुल बहुत कम होती है, और नीचे वालों को तो छोड़ दो, जिसमें पिक्चर प्लांट वगैरह बनते हैं, जिसमें वाइन ट्रीज बनते हैं, वाइन प्लांट्स बनते हैं, ट्रीज नहीं वाइन प्लांट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी अगर आपको लोगों को अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखे कि नहीं दिखे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ये एक प्रकार का इको सिस्टम है, और इसी इको सिस्टम में फलाना टाइप के प्लांट है, इतने प्रकार के प्लांट है, जो हमको ये बताते हैं कि एक ही इस इको सिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन भी हो सकता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अब अगर हम अपने ही अर्थ की
बात करें, जैसे तुम बात करो, तुम छोड़ा है, तुम मध्य प्रदेश की बात कर लो। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ इंसान ही थोड़ी रहते हैं, मध्य प्रदेश में जानवर भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में प्लांट्स भी उगते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं भी उगता है, चावल भी उगता है। तो हर वेजिटेशन का अपना एक नीश है, वो वहीं का न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करता है और अपने आप को सर्वाइव करता है, अपने आप की ग्रोथ करता है। सो पर्टिकुलर एरिया एंड द रिसोर्स यूटिलाइज्ड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज नीश। क्लियर है? सो नीश क्या होता है, समझ में आई बात? देखो ये भी है, जैसे कि वाटर है पूरा, मान लो ये वाटर सोर्स है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बर्ड्स आपको दिख रही हैं। वाटर तो सबके लिए, इकोसिस्टम तो सब वाटर है, पर क्या हर प्रकार की बर्ड्स अपने ही मतलब अलग एक ही प्रकार का बिहेव कर रही हैं? तो नहीं। ये देखो, इसका पैर अंदर है, ये अपनी चोंच से खाना खाएगी। ये देखो अपना पूरा मुंडी जो है ऐसा लटका कर अंदर डाल दिया। इसने क्या किया, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से खाना खाती, इसने देखो सिर्फ सीधी चोंच डाली, इसने ऊपर सिर्फ जो तैर रहा होगा वही खाएगी। इसका मतलब ये है कि हर जो बर्ड है, फ्लेमिंगो, डक, एवोसेट, ओयस्टर, प्लोवर्स, ये सब जो है ये पानी का जो है पूरा पानी एक जैसा नहीं यूटिलाइज कर रही। कोई ऊपर तैरते हुए को खा रहा है, कुछ थोड़ा नीचे डब कर रहा है, कुछ ऐसा सीधा सीधा अपनी चोंच घुसा रहा है, कुछ बिल्कुल अपनी बॉडी अंदर घुसा दे रहा है, कुछ जो है खड़ा रहेगा और सिर्फ चोंच अंदर डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स थी जिन्होंने अपने अपने हिसाब से खाना खाया। तो ये वाला नीश फ्लेमिंगो का है, ये वाला डक का है, ये वाला एवोसेट का है, ये ऑयस्टर का है, ये प्लोवर का है। समझ में आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? ठीक। सो ecological niche represent the range of the condition that can tolerate the resources utilized and its functional role in the ecological system। यही बोलना चाह रहा है। देखो क्या बोला, ये क्या है, what is niche? It is a range of condition that can tolerate। ठीक है भैया, मैं यहाँ रहूंगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मैं पहले नंबर का जो है किंग आदमी हूँ, मुझे इतनी सनलाइट चाहिए, मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए, मैं इतना लंबा होऊंगा। तो इट इज द रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट बाय ऑर्गेनिज्म, दैट कैन टॉलरेट बाय द वेजिटेशन। ठीक है, द रिसोर्स एंड, समझ गए आप? तो ये क्या है, टॉलरेट करना, मुझे इतना ही टेम्परेचर चाहिए, मुझे इतना ही न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, और इन सब को मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन पर आकर आप रिसोर्स को यूटिलाइज करके अपना स्थान बताते हो। भाई इस पूरे सिस्टम में मैं यही रहूंगा, मुझे कहीं और भेजा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ईगो रहता है उनमें। So each species has their distinct niche. No two species, मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ऊपर रह सकता है, ऊपर वाले सबसे मेन वाले जो प्लांट हैं उनकी बराबरी वो नीचे का जो है इंसेक्टिसाइड वाला पिचर प्लांट नहीं कर सकता। तो हर एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सेम स्पीशीज एक नीश में रहते हैं, एक ही एनवायरमेंट टॉलरेट करते हैं, एक ही रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं। कोई भी दो डिफरेंट स्पीशीज एक नीश में नहीं आ सकती। मेरा ये एरिया भैया, इधर जो है तो मेरे जैसे ही लोग आएंगे, चिल मारेंगे, कोई और नहीं आएगा, तो वो है मेरा नीश। कोई और आया तो वो सरवाइव नहीं करेगा। क्लियर है? Over a period of time, the organism evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat through the natural selection। यही मैंने आपको बताया कि ये ऐसा नीश क्यों हो जाता है, ऐसा नीश क्यों बनाते हैं कि सिस्टम में। दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन लल्ला, दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। क्या हुआ कि भैया डार्विन जो थे वो अपना जो है यात्रा गैलापागोस आइलैंड पे शुरू किया उन्होंने। फिर उन्होंने चिड़िया की चोंच बड़ी पसंद आ गई। फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो आइलैंड में बढ़ते जा रहे हैं आगे, वैसे वैसे चिड़िया का शेप चेंज होते जा रहा है। तो ये क्या है बेटा, मैं एक चिड़िया हूं, मेरी चोंच ऐसे है, तो मैं भी इस नीश में हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, फूड सोर्स चेंज होता गया, एनवायरनमेंट चेंज होता गया। उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो भैया मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, पर मैं उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में मेरे कुछ जीन्स ने चेंज कर लिया। अब वो बदलते हुए जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाएंगे, क्योंकि वहां का फूड हैबिट चेंज हो गया। इसलिए जब मैं यहां से चलकर कुछ जनरेशन के बाद यहां पहुंची, कुछ हजार जनरेशन, कुछ मतलब 1000 जनरेशन के बाद, लाख जनरेशन के बाद यहां पहुंची, तो मेरी चोंच चेंज हो गई थी। तो डार्विन ने बताया कि ये वाली जो चिड़िया यहां रह रही है, इसके लिए ये वाला एनवायरनमेंट चाहिए, ये वाला खाना चाहिए, ये इसका निश है। जब ये यहां चली गई तो इसकी स्पीशीज चेंज हो गई, अब इसको ये वाला खाना चाहिए, ये वाला एनवायरनमेंट चाहिए। फिर उसके बाद ये और आगे चली गई, तो नीश चेंज होते जा रहा है। और नीश चेंज होना हमको ये बता रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। ऑर्गेनिज्म ने, वेजिटेशन ने अपने आप को अडैप्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को यूज किया है बच्चों। और यूज करने के चक्कर में उसने अपने स्ट्रक्चर में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किया, फिजिकल एडेप्टेशन किया, बिहेवियरल एडेप्टेशन किया, और वो एक नई स्पीशीज बनकर पैदा हुई। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी ये होता है। बड़े वालों का
अलग है भाई। सेकंड वाले उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई और होता ही नहीं अगर मीडियम हाइट वाले प्लांट अपने आप को सर्वाइव नहीं करते तो, पर मीडियम हाइट वालों ने सर्वाइव किया तो उस पॉपुलेशन में सेकंड पॉपुलेशन मीडियम हाइट वाले। थर्ड कौन है? थर्ड वालों ने बोला ठीक है यार हमको कम लाइट भी दे दो चलेगा, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको जो है कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें पिक्चर प्लांट बनने लगे। तो एक ही इकोसिस्टम में कितने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के एडेप्टेशन से ही बने हो। समझ आ रही बात? आई होप दिस इज द क्लियर। सो पर्टिकुलर एरिया, अ पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं अपन, रिसोर्सेस यूटिलाइज बाय द पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, एंड द रिसोर्स एंड द यूटिलाइज बाय द पर्टिकुलर स्पीशीज कॉल्ड एज नीश, ठीक है। हर एक स्पीशीज का अपना एक नीश होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीशेस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक सेम स्पीशीज का नीश एक ही होता है, पर अगर उस नीश में कोई और आकर रहने लगे तो इसे हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। जैसे आउल और कैट, ये एक ही नीश में रहते हैं, इनको एक ही प्रकार का खाना चाहिए, एक ही प्रकार का एरिया चाहिए, इनको सब दुनियादारी एक जैसी चाहिए, तो इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, जबकि ऐसा होता नहीं जनरली। क्लियर हो गया इतनी बात? सो ये बात आपको क्लियर हो गई, अगर अपन रिवाइज कर ले, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी स्पीशीज रह रही है इट इज अफेक्टेड बाय द टू टाइप्स ऑफ फैक्टर बच्चों, वन इज एबायोटिक फैक्टर, वन इज बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में हमने डिफरेंट प्रकार के फैक्टर्स पढ़े जो कि पढ़े नहीं हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक एक करके क्या क्या हो सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने पढ़ा टेम्परेचर पढ़ा, लाइट पढ़ा, वाटर पढ़ा, ठीक है, ह्यूमिडिटी पढ़ा। अब उसके बाद आता है डिफरेंट फैक्टर जिसमें सॉइल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए। और एक आता है टोपोग्राफी, मतलब आप ज्यादा स्लोप में हो तो कौन से पेड़ लगेंगे, कौन से जानवर होंगे। आप जो है बहुत इक्वेटर के ऊपर जा रहे हो बहुत ज्यादा तो कौन से जानवर होंगे, कौन सा वेजिटेशन होगा। तो यहाँ पर अर्थ की टोपोग्राफी, अर्थ की प्रेजेंट सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है कि आपके यहाँ कौन सा जानवर रहेगा और कौन सा प्लांट रहेगा। क्लियर है? तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि मैंने आज आपको पढ़ाया, और साथ में मैंने आपको इकोलॉजिकल नीश के बारे में बताया कि किसी भी स्पीशीज का एक ही इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर नीश होता है, उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लंबे वाले प्लांट को वही खाना, वही न्यूट्रिशन, वही टेम्परेचर चाहिए था, तो मीडियम वाले वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया और उन्होंने दूसरा भाई कम टेम्परेचर, उन्होंने क्या किया, कम सनलाइट पे भी अपना काम करना शुरू किया। तीसरे वालों ने और कम सनलाइट पे काम करना शुरू किया। तो एक ही इकोसिस्टम में हर कोई एक ही के लिए नहीं लड़ रहा होता, सब अपना अपना यूज करके अपना अपना वहां बैठ के आराम कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, नॉर्मली एक नीश में एक ही प्रकार की स्पीशीज होती है, पर कभी कभी एक ही नीश को दो ऑर्गेनिजम्स भी शेयर करने लगते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए अब आपके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द की एलिमेंट, ध्यान से देखिए, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स। क्या ऐसा रीजन होता है कि किसी हैबिटाट मतलब जहां आप रह रहे हो वहां का फिजिकल और केमिकल जो कंडीशन होती है वो इतनी डिफरेंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द टेम्परेचर, ठीक है। भाई टुंड्रा देश में चले जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम ना होगा, राजस्थान में चले जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। वाटर, ट्रॉपिकल कंट्रीज में जाओगे तो बारिश ज्यादा होगी, पर यहीं अगर आप आर्कटिक टुंड्रा में डेजर्ट में जाओगे तो बारिश कम होगी। लाइट एंड सॉइल की भी बात वैसी है, रेतीली सॉइल जो है, कहीं पर सनलाइट ज्यादा आती है, कहीं पर सनलाइट कम आती है, कहीं का तो ऐसा होता है कि रात ही नहीं होती, कहीं कहीं दिन ही नहीं होता है। सॉइल की भी बात हमने की, सॉइल में जो है हमने बात की कि रेतीली जमीन होती है, डेजर्ट पे तो कोई प्लांट ही नहीं उगता। अच्छी प्लांट जो है मध्य प्रदेश में बढ़िया खेती होती है क्योंकि काली मिट्टी है, बांधने वाली मिट्टी, पानी बांध लेती, क्रॉप अच्छा होता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको-केमिकल component alone do not characteristic the habitat of an organism completely। समझ में आई बात? अगर तुम्हें ये लगता है कि ससुरियत, सॉइल, पानी, टेम्परेचर सिर्फ ये किसी भी इकोसिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं तो ना मुन्ना ना, ठीक है। बायोटिक फैक्टर भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पैथोजेंस हो गए, पैरासाइट हो गए, प्रीडेटर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। जैसे कि काहे भैया, ध्यान से सुनो, तो आपके पूरे इकोसिस्टम में सबसे बाप आदमी कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नहीं होगा बेटा तो हम सब नहीं होंगे। हम भले ही प्लांट को डायरेक्टली नहीं खाते बट इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। है फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो अपन मर जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके जो बायोटिक कंपोनेंट है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में। सो प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर कंबाइन खाता है, कंज्यूमर
जो हेर्बीवोर खाता है, फिर बहुत सारे कंज्यूमर और उनको आगे खाते जाते इको चेन बनती जाती है। यहाँ पर सबके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जैसे हो रहा है कि किसी ने किसी को खा लिया, हम एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर से हम, भाई मैंने तुम्हें खा लिया, ठीक है, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ खा ली, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी इंटरेक्शन है। मैंने तुम्हारा कोई चीज़ खा लिया, तुमको पता नहीं चला, पैरासिटिज्म, तो भी ये एक इंटरेक्शन है। तो ये सारे इंटरेक्शन जो आपके एनवायरमेंट में चल रहे हैं, इस चैप्टर में हम अलग अलग पढ़ेंगे उनके बारे में, और टेंशन नहीं लेना है। ये इंटरेक्शन भी बायोटिक जो आपके इकोसिस्टम का एक पार्ट है। नहीं, जब जीवन जंतु बनेगा ही नहीं यार, तो ये धरती में कौन रहेगा बताओ? शिप्रा मैम का बोर्ड की शिप्रा मैम का पेन है, ये थोड़ी पेन बोलेगा। जब कोई रहेगा नहीं तो पेन से पेन थोड़ी बात करेगा और बता कैसा है, क्या हाल चाल है, ये थोड़ी होता है। इंसान से इंसान का इंटरेक्शन, इंसान से जानवर का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिए कि कोई किसी को खा रहा है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। अगर कोई किसी को खाना बंद कर दे, लोग मुर्गा खाना बंद कर दे, तो इस अर्थ में मुर्गा ही मुर्गा बनेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, तो कहा था पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली जो है इंटरेक्शन हो रहा है। वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। समय के साथ जो है उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। अगर चेंजेस बढ़िया है तो नेचर आपको सिलेक्ट करती है, आपको मौका देती है कि तुम इवॉल्व कर लो। इस बदलते हुए एनवायरमेंट में अपने जीन डीएनए में चेंज करो, अडाप्ट करो, और अडाप्ट करने के बाद वहां पे सर्वाइव करो, सर्वाइवल करो, रिप्रोडक्शन करो और बच्चे पैदा करो उस हैबिटेट में, अपनी स्पीशीज बनाओ, और फिर जो है हम ये मानेंगे कि आपके अंदर इवोल्यूशन हो गया। ये स्टेप बता रहा है। ठीक है बच्चों, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। ठीक है, हर जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जरूरी नहीं कि हर एक ही प्रकार का जो है क्या नाम है टेम्परेचर टॉलरेट करे। ये साइबेरियन क्रेन भी जो होती है, वो जो है साइबेरिया में कितनी ठंड होती है, बर्फ जमी होती है, पर जब बर्फ जम जाती है तो माइग्रेट करते हुए एशियन कंट्री, इवन इंडिया के भरतपुर में आ जाती है। ठीक है, राजस्थान के जो है नेशनल पार्क में आ जाती है, पर उसके बाद जैसे टेम्परेचर जो है ठीक ठाक होता है वह वापस चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कंगारू रैट को देखो तो वो राजस्थान में रहता है, पोलर बियर को देखो तो पोलर रीजन में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म की सहने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। हर कोई इनवेरिएबली अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर को के अपने अपने टेम्परेचर में रहता है, अपने अपने इकोसिस्टम में रहता है। ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, कोई बहुत समंदर में रहता है, कोई कम सैलिनिटी में रहता है, कोई ज्यादा टेम्परेचर में, कोई कम टेम्परेचर में, कोई ज्यादा ह्यूमिडिटी में, कम ह्यूमिडिटी में। ठीक है, और वहां पर वो अपना रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो क्या लिखा है, तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन। ठीक है, हर के पास एक इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन है। मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए, मुझे इतना ये ऐसा चाहिए। ठीक है, दैट इट कैन टॉलरेट, जो उसको सह सकता है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, और उससे वहाँ का वो जो है रिसोर्स यूटिलाइज करता है और अपना फंक्शन बताता है कि मैं यहाँ ये कर रहा हूँ। ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज इट्स नीशेस। क्या क्या नीशेस बनाता है उस ऑर्गेनिज्म का? क्या क्या बच्चों? उस ऑर्गेनिज्म का कंडीशन, कि वो क्या कंडीशन यूज कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का रिसोर्स, कि वो रिसोर्स क्या यूटिलाइज कर दे रहा है। तो ये सब चीजें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की है वो उसका नीश बनाती। मेरा एरिया ये है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है बच्चों, सो आज मैंने आपको पढ़ाया मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, नीश के बारे में बताया, और बहुत सारे प्यारे प्यारे क्यूट से सुंदर से एग्जाम्पल बताए। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप वैसे भी आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, और आप पढ़िए, लोगों को बताइए, और मैं बड़ी खुश हूँ कि आप सारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बड़ी खुश हूँ 12th वाले बच्चों से। इवन मैं आज कहीं गई थी तो एक बच्चा मुझे मिला, 10th क्लास का बच्चा, तो बोला था मैंने 12th का आपका मलेरिया का लेक्चर देखा और मुझे मजा आ गया। तो बायोलॉजी कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बिल्कुल हमें वो बनना है कि हमें मिसाइल बना के दाग देनी है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है बेटा जी, हमें सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है। अब मेरा जो लेक्चर देखोगे, क्या 11th, क्या 12th, क्या 9th, क्या 10th, मैं तो बोल रही हूँ 8वीं क्लास का भी बच्चा शिप्रा मैम का कोई लेक्चर देख रहा है 12th का, अगर उसको समझ में ना आए तो गारंटी 8वीं का बच्चा, मैं इससे ज्यादा बात क्या करूं। सो जाइए, देखिए, दोस्तों को बताइए। क्लास 12th बायोलॉजी 12th पे क्लिक करिए। कोई बच्चा मुझे बोल रहा था कि प्लेलिस्ट बनी नहीं है, प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी बनी है, मैंने देख ली थी, और वेबसाइट पे तो है। फिर मेरी फोटो पे क्लिक करिएगा, सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। बढ़िया, उन चैप्टर के एक एक लेक्चर को अटेंड करिए, कोई भी छोड़िए मत। आपकी इच्छा है आप 2x, 3x, 5x जितने x में देखना है देखिए, पर याद रखिए कि लेक्चर कोई भी नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर भी मिलूंगी, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड